हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। सो आज से हम एक छोटी सी सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स होते हैं। आपको पता है कि हमारे जो हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाते हैं उसमें। तो ऐसी छोटी सी सीरीज हम शुरू करेंगे। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो चाहिए तो आप हमारे जो पेज है फेसबुक का उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिल जाएगी। पीडीएफ तो नहीं, क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है। पीडीएफ तो बन जाती है लेकिन अपलोड करने में कहाँ करनी है, उसका लिंक कई बार जो होता है वो ओपन नहीं होता है। तो कई स्टूडेंट की जो होती है वो रिक्वेस्ट आ जाती है कि सर हमें डाउनलोड करनी है तो कैसे करें। तो इस तरह से नहीं हो पाता है। तो हम जो फ़ोटो होगी इसकी वो उस पेज में अपलोड कर देंगे। आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। जो पेज होगा वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मिलेगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर हमने पॉइंट लिखे हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैक्सिमम परमिसिबल स्पेसिंग जो होती है, स्पेसिंग की बात हो रही है किसके लिए? मेन बार होती है उसके लिए। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होती है उसके लिए। ये दो बार होती है, एक मेन बार होती है। मेन बार जो होती है जो शॉर्ट स्पैन में प्रोवाइड की जाती है। शॉर्ट स्पैन जो होता है यानी कि जो छोटी लेंथ होती है उसमें प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो लंबी बार होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल बार जो लंबी बार होती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बार आप बोलते हैं। तो देखिए, स्पेसिंग कितनी है मेन बार के लिए? 3D, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार। जो मेन बार का डायमीटर होगा उसके 3 गुना या फिर 300 mm, दोनों में से जो भी कम रहेगी वो होगी। जैसे कि अगर आप मान के चलते हैं कि भाई मेन बार जो है उसका डायमीटर जो है वो 20 mm का है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स, 3 × 20 कितना हो जाएगा? ये हो गया 60 mm यहाँ पर, और यहाँ पर 300 mm। दोनों में से जो भी कम रहेगा तो हमारा ये 60 mm जो होगी वो स्पेसिंग होगी मेन बार के लिए। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन बार 5D और 450 mm बीच एवरेज लेस, दोनों में से जो भी कम रहेगा ये मैक्सिमम पर मीटर स्पेसिंग होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, स्टील बीम सेक्शन। कोई भी स्टील बीम का सेक्शन होता है तो उसका एक वेब होता है। वेब जो होता है क्या कैरी करता है? वो शेयर फोर्स जो होती है उसको कैरी करता है। लेंथ जो होती है वो मूवमेंट जो होता है उसको कैरी करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने ये शॉर्ट नोट जो है वो बना के रखे हुए हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर हो सके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ से भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया, हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल में। फिर भी हमने नोट्स बनाए थे तो धीरे धीरे से सारा कुछ कवर करना ही पड़ेगा। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन देखिए, सीमेंट के कंपाउंड्स होते हैं, ये बॉक्स कंपाउंड इनको बोलते हैं। इनका जो केमिकल नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए भाई क्या क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। पानी के साथ मिलते ही सबसे पहले यही रिएक्ट करता है। फिर देखिए उसके बाद ये रिएक्ट करता है, लेकिन हमने आगे भी चले क्योंकि ये लिखा है कि भाई सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फिर सबसे कम, फिर इसकी, फिर सबसे कम इसकी होती है। तो इस तरह से हमने ये लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बस सभी को पता होगा कि भाई इतनी ही होती है हीट ऑफ हाइड्रेशन। उसके बाद जब भी आप सीमेंट के ऊपर कुछ टेस्ट करते हैं तो उसके लिए वाटर यूज किया जाता है। तो कितना होता है भाई वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट जब भी आप करते हैं तो जो वाटर होता है वो 0.85 पी होता है। याद याद रखिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो P/4 + 3.5। टेंजाइल करते हैं तो P/5, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। 2.5, 3.5, 2.5। ये आप याद रखिए। साउंडनेस टेस्ट करते हैं तो ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये दोनों पूछे गए हैं, इनिशियल एंड साउंडनेस वाले टेस्ट जो हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, फाइनल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई, क्योंकि ये दो कॉमन है, ओपीसी एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये दोनों का सेम सेम।
यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फोटो जो है ब्लर आई है। जैसे कि पाइल्स होती है, आपको पता है कि भाई कौन सी पाइल यूज की जाती है। जैसे कि फेंडर वाइल होती है, ये फेंडर वाली वाइल, इसको आप कहाँ यूज करते हैं, वाटर फ्रंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। वाटर के फ्रंट स्ट्रक्चर के लिए आप इसको यूज करेंगे। बैटर फाइल जो होती है टू बियर लैटरल और इंक्लाइंड लोड जो होती है उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अंडर रीमड पाइल जो होती है इन केस ऑफ एक्सपेंसिव सॉइल जो होती है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। कंपैक्शन पाइल जो होती है इसको ग्रेनुअल सॉइल टू इंक्रीज द वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बाय कंपैक्शन, इस केसेस में आप इसको यूज करेंगे। अब ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखेगी, वाटर सीमेंट रेशो, वाटर सीमेंट रेशो, वाटर सीमेंट रेशो फॉर वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन के लिए हमारे पास एक थिन स्ट्रक्चर होता है, एक मास कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है भाई, उसके लिए वाटर सीमेंट रेशो क्या होता है, या तो हमारा वेट रहेगा, गीला रहेगा, या फिर ड्राई स्ट्रक्चर रहेगा, या फिर कभी वो गीला होगा कभी वो सूखा होगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो उस केस में हमारा थिन स्ट्रक्चर आएगा तो उसके लिए वाटर सीमेंट रेशो 0.45 होता है। मास कंक्रीट स्ट्रक्चर होगा तो उसके लिए 0.55 वाटर सीमेंट रेशो होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एई एंड जेई दोनों में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए वाटर सीमेंट रेशियो फॉर रिमेन कॉन्टिन्यूसली अंडर वाटर बाय वेट। देखिए हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूस अंडर पानी के अंदर रह रहा है तो उसके लिए वाटर स्ट्रक्चर क्या रहेगा। थिन स्ट्रक्चर की बात करेंगे 0.55, मास कंक्रीट स्ट्रक्चर रहेगा तो 0.65। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप याद कर लीजिए। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करेंगे, जैसे कि ब्रिक बर्न टेम्परेचर जो होता है, एक होती है लो मेल्टिंग क्ले ब्रिक के लिए, एक होता है हाई मेल्टिंग क्ले ब्रिक के लिए टेम्परेचर, दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कई बार वो इनका ही होता है, 900 से 1200, कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है। लेकिन लो मेल्टिंग के लिए 900 से स्टार्ट होता है, हाई तक 1250 तक पहुंच जाता है। तो ये क्वेश्चन बना के दिया उन लोगों ने, लेकिन लो एंड हाई के लिए ये रेंज रहती है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी आप क्रशिंग टेस्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ एग्रीगेट की वैल्यू निकलती है। तो वैल्यू जो निकलती है वो बेस कोर्स एंड वेयरिंग कोर्स। बेस कोर्स जो होता है वो नीचे वाला होता है वेयरिंग कोर्स के, तो उसके लिए लेस देन 45% होती है एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू। वेयरिंग कोर्स जो होता है जिसके ऊपर हम चलते हैं या फिर गाड़ियाँ चलती है तो उसके लिए 30% होता है लेस देन। दोनों पॉइंट याद रखिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, मिनिमम रेनफोर्समेंट इन स्लैब। अगर आप टोर बार या फिर HYST बार यूज कर रहे हैं, जैसे कि FE 415, तो उसके लिए 0.12% मिनिमम रेनफोर्समेंट आप यूज करेंगे। अगर माइल स्टील या फिर FE 250 यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 0.15% स्लैब मिनिमम रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करेंगे स्लैब में। ग्रोस डायमीटर रिबट के लिए, ग्रोस डायमीटर जो होता है 25 mm के लिए आप उससे कम के लिए 1.5 ऐड करते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है ये क्वेश्चन। ये जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं ये मैं बनाता हूँ जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है उसकी परमिसिबल वैल्यू कितनी होती है, तो उसके साथ ही वाले जो ऑप्शन दिए होते हैं वो किसके होते हैं, तो मैं उनको भी खोजता हूँ कि भाई ये किसका है। तो उस बेसिस पर ही मैंने जो है हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। मेरे जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप जो जैसा मैं आप बता रहा हूँ वैसा अगर करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको रिवीजन करनी होती है, तो ऐसे जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ स्ट्रेस दिया गया है एंड उसकी परमिसिबल वैल्यू दी गई है, और टेंसाइल स्ट्रेस
या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस, दोनों के लिए ये वैल्यू होती है परमिसिबल वैल्यू 0.6। वेयरिंग स्ट्रेस 0.75, एवरेज शियर स्ट्रेस 0.40, जो मैक्सिमम शियर होता है 0.45 होती है उसकी वैल्यू। ये चीज़ आप याद रखिए। अब स्ट्रेस जो स्लैब बेस में आता है, स्लैब का जो बेस होता है उसमें जो स्ट्रेस आता है वो 185 MPa फॉर ऑल स्टील के लिए होता है। सभी स्टील के लिए 185 MPa होता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, सरफेस एरिया फॉर सीमेंट नॉट लेस देन, स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है OPC, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। वैसे मैंने आपको 3-4 सीमेंट्स के बारे में और भी बताया है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की है, इसको आप याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे बैरोमीटर। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको मेजर कर सकते हैं। वर्डन गेज जो होता है ये गेज प्रेशर को मेजर करता है। हाइड्रोमीटर की अगर आप बात करेंगे, हाइड्रो देखिए, हाइड्रो आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करता है, तो ये एक लिक्विड जो होता है उसको ही मेजर करता होगा कुछ ना कुछ। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी जो होती है लिक्विड की उसको मेजर करता है। यू ट्यूब मैनोमीटर, ये प्रेशर का डिफरेंस टू पाइप्स के बीच में अक्रॉस टू पाइप्स इसको मेजर करता है। ये भी आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया गया है कि भाई ऑपरेटर्स हैं एंड कौन कौन से टेस्ट वो कर सकता है। अब ली चैटली ऑपरेटर्स है तो ये साउंडनेस टेस्ट एंड फ्री एक्सपेंशन को फाइंड आउट करता है। सीमेंट में जो होता है वो 10 mm का एक्सपेंशन होता है, शुड नॉट एक्सीड। विकार्ड्स ऑपरेटर जो होता है सेटिंग टाइम को मेजर करता है, तो ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी दी गई है 25 से 30 होती है, कई जगह 35 भी आपको देखने को मिलती है। रिबाउंड हैम्बर टेस्ट जो होता है ये सरफेस हार्डनेस को मेजर करता है। VB कंसिस्टोमीटर जो होता है ये वर्केबिलिटी जो होती है कंक्रीट की उसको मेजर करता है। अब यहाँ पे कुछ एक पॉइंट ही हमने लिखा हुआ है कि भाई फ्री लाइम कंटेंट इन सीमेंट इज कैरिड आउट बाय साउंडनेस टेस्ट। भाई फ्री लाइम का जो कंटेंट होता है सीमेंट में वो साउंडनेस टेस्ट के द्वारा ही पता किया जाता है बाय इस ऑपरेटर्स के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया था तो हमने पूरी लाइन में ही आपको बता दिया है। अब यहाँ पे एक इन टी सेक्शन एंड फ्लैट सेक्शन, टी सेक्शन एंड फ्लैट सेक्शन फोर्सेस जो होती है पास थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। टी सेक्शन एंड फ्लैट सेक्शन जो होता है उसमें फोर्स जो होती है वो पासिस होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन। जो सेक्शन होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है उसके उसके थ्रू वो पास होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है। सो एंगल सेक्शन एंड चैनल सेक्शन जो होता है रूटेड आउट, ये भी आप याद कर लीजिए। फ्लैट सेक्शन फ्लैटर ड्यूरिंग विंड एंड एनी डायनामिक लोडिंग। सो टी सेक्शन इज बेस्ट फॉर टेंशन मेंबर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा गया होगा कि भाई जो टेंशन मेंबर होता है वो किस सेक्शन के लिए जो होता है बेस्ट होता है। तो एग्जाम में टी सेक्शन के लिए टेंशन मेंबर इज बेस्ट सूटेबल, इसको आप याद ये रखिए। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो जो होता है उसमें रेनॉल्ड नंबर इज वेरी हाई। टर्बुलेंट फ्लो में रेनॉल्ड नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब नेक्स्ट में पॉइंट देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो होता है इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू लैमिनर फ्लो। बट टर्बुलेंट फ्लो जो होता है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि लैमिनर फ्लो में कम होता है ये कोएफिशिएंट ड्रैग जो होता है। आप देखिए यहाँ पे द लॉस ऑफ हेड इन पाइप कैरिंग टर्बुलेंट फ्लो। अगर कोई पाइप है उसमें उसने क्या कैरी किया हुआ है, टर्बुलेंट फ्लो है, तो लॉस ऑफ हेड जो होगा वो डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए
इफ़ वर्किंग स्ट्रेस जो है भाई ग्रेटर देन है यील्ड स्ट्रेस से, तब हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा। वर्किंग स्ट्रेस इज लेस देन यील्ड स्ट्रेस, मटेरियल जो होगा वो फेल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन रिटेनिंग वॉल्स मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल। रिटेनिंग वॉल जो होती है मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल, देन प्रेशर एक्सर्ट ऑन द वॉल इज एक्टिव अर्थ प्रेशर। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है उसमें जो बैक फिल होता है, हमारी जो रिटेनिंग वॉल्स होती है वो उसके दूर जाती है। ये पॉइंट आप याद रखिए, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। अगर आप पैसिव अर्थ प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट बाय रिटेनिंग वॉल्स ऑन बैकफिल के ऊपर लगता है प्रेशर। ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। अब ये तो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। एंड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पे क्या होता है कि लैटरल प्रेशर एक्सर्ट बाय सॉइल के द्वारा ही लैटरल प्रेशर लगता है। ये तीनों पॉइंट हैं, याद कर लीजिए। अगला देखिए, शेप प्रेशर फॉर वेरियस क्रॉस सेक्शन। शेप फैक्टर जो होता है बहुत सारे सेक्शन के लिए, जैसे कि रेक्ट एंगुलर सेक्शन होता है 1.5 होता है, आई सेक्शन होता है 1.18 होता है, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन जो होता है 1.7 होता है, डायमंड के लिए 2 होता है, टी सेक्शन के लिए 1.95 होता है। ये इतने सारे दिए गए हैं, इनको आप याद रखिए क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि आई सेक्शन से रेक्ट एंगुलर से टी सेक्शन को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये वाले पॉइंट देखिए यहाँ पर, ये हमने अभी आपको रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड की थी, उसमें जो है वॉल्यूम नहीं थी, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि आवाज़ थी ही नहीं, वो कैसे आएगी। सो जैसे कि पेल्टन टरबाइन होती है, फ्रांसिस टरबाइन होती है, कपलान टरबाइन होती है, तो उसमें हेड एंड डिस्चार्ज को लेकर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस में दिया गया है कि भाई लो हाई मीडियम मीडियम एंड हाई लो, इस तरह से सीक्वेंस में दिया गया है। जैसे कि पेल्टन टरबाइन की अगर आप बात करेंगे, इसमें क्या होता है कि लो डिस्चार्ज होता है लेकिन हाई हेड होता है। ऐसे ही फ्रांसिस टरबाइन जो होती है इसमें दोनों ही मीडियम होते हैं, डिस्चार्ज भी एंड हेड भी। लेकिन कपलान जो होती है उसमें हाई डिस्चार्ज होता है एंड लो हेड होता है। ये चीज़ आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अब हमने एक आपको वीडियो प्रोवाइड की थी, उसमें हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ के 10 या फिर 15 क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड किए थे। सो उसको लेकर भी एग्ज़ाम में एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने प्रोवाइड किया था। जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बेंडिंग मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट shear फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ shear फोर्स इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। इसको लेकर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई टर्निंग ऑफ थ्रेडोलाइट टेलीस्कोप, थ्रेडोलाइट का जो टेलीस्कोप होता है उसको टर्न करने से क्या होता है। वर्टिकल प्लेन बाय 180 डिग्री, वर्टिकल प्लेन में अगर आप 180 डिग्री में उसको टर्न करते हैं अबाउट द हॉरिजेंटल प्लेन, तो उसको हम ये बोलते हैं ट्रांजिस्टिंग बोलते हैं हम उसको। हॉरिजेंटल प्लेन अबाउट वर्टिकल प्लेन में, तो उसको स्विंगिंग बोलते हैं। ये दो क्वेश्चन जो हैं बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, तो देख लीजिए किसको बोलते हैं किसको क्या बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि भाई जो स्लेंडरनेस रेशो होता है, लिमिट होती है लैटरल स्टेबिलिटी के लिए। कैंटिलीवर बीम हो गया हमारे पास, सिंपली सपोर्टेड या फिर कॉन्टिन्यूस बीम हो गया, इन दोनों के लिए जो स्लेंडरनेस रेशो की लिमिट होती है लैटरल स्टेबिलिटी के लिए वो कितनी होती है भाई, मिनिमम ऑफ, यानी कि 25 बी या फिर इन दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारी कैंटिलीवर के लिए लैटरल स्टेबिलिटी की वैल्यू होती है। अब 60 बी और 250 बी, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा वही हमारी लैटरल स्टेबिलिटी की लिमिट होती है सिंपली सपोर्टेड एंड कॉन्टिन्यूस बीम के लिए। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यदि हमारी छोटी सी वीडियो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे जो यूट्यूब फेसबुक का जो पेज है उसको फॉलो कीजिए पीडीएफ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सो आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं हैंड रिटन नोट्स का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि वॉइड्स इन बिचुमन। बिचुमन जो होती है उसमें 4% वॉइड्स होता है एंड 0% वॉइड्स काउज ब्लीडिंग इन बिचुमन। अब लोअर वाटर सप्लाई रेशो होगा तो उससे क्या होगा, लीड्स टू हायर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। वाटर सप्लाई रेशो कम है तो हायर स्ट्रेंथ आपको मिलती है एंड ड्यूरेबिलिटी मिलती है। यहाँ पर फ्रॉड्स नंबर जो होता है उसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई कौन सा फ्लो होता है, ये हार्बर मॉडल पर बेस्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर फ्रॉड नंबर हमारा 1 से कम है तो वो सब क्रिटिकल फ्लो होता है। फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल फ्लो होता है। फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 तो सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है, यानी कि रैपिड फ्लो होता है वो। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, श्रिंकेज इज डिफाइंड एज द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ हार्डन कंक्रीट मिक्सचर ड्यू टू द लॉस ऑफ कैपिलरी वाटर। तो श्रिंकेज की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन आपको खुद याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बीम फेल्स इन बॉन्ड्स। बीम जो होता है बॉन्ड्स में फेल हो जाता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज बाय श्रिंकेज इन कंक्रीट। इंक्रीज बाय श्रिंकेज इन कंक्रीट, तो इससे आप बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है बीम में वो बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं फिलेट वेल्ड का जो एक्सिस होता है उसको लेकर। तो देखिए फिलेट वेल्ड का जो एक्सिस होगा वो पैरेलल होगा जो अप्लाइड लोड होता है, जो लोड आप अप्लाई करते हैं उसके पैरेलल होगा फिलेट वेल्ड का एक्सिस, तो उसको आप साइड फिलेट वेल्ड बोलते हैं। अगर परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड लोड होगा, परपेंडिकुलर होगा अप्लाइड लोड के, तो उसको आप एंड फिलेट वेल्ड बोलते हैं। अगर इंक्लाइंड होगा अप्लाइड लोड के तो उसको डायगोनल फिलेट वेल्ड आप बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई विड्थ ऑफ लेसिंग बार। विड्थ ऑफ लेसिंग बार जो होती है वो 3 गुना होती है नॉमिनल डायमीटर जो होता है रिवेट का। यहाँ पे नॉमिनल है लिखा नजर नहीं आ रहा है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, यानी कि कई जगह आपको थ्राइस भी देखने को मिलता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए 3 टाइम। जैसे कि यहाँ पर अगर आप विड्थ जो है यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए डायमीटर 16 mm का है तो लेसिंग वार की जो विड्थ होती है वो 50 हो जाएगी, यानी कि 3 गुना। 16 आप करेंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे आएगा, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आती है 3 गुना के। तो ये 3 टाइम होता है विड्थ ऑफ लेसिंग वार नॉमिनल डायमीटर के। अब यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ सर्कुलर चैनल, मैक्सिमम डिस्चार्ज एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो ये होती है, मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है ये होता है। अब पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ये कितनी कितनी भाई होती है मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है, मैक्सिमम डिस्चार्ज जो होता है वो कितना होता है डेप्थ वाटर के लिए। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। उस पर रिटेनिंग वॉल्स की अगर आप बात करेंगे तो बेस स्लैब विड्थ, बेस का जो स्लैब विड्थ होता है वो कितना होता है, इनकी बेस विड्थ कितनी होती है, तो 0.4 से लेकर 0.6 एच, इनके एच जो होती है वो हाइट, जितनी हाइट होगी आपकी 0.4 से लेकर 0.6, अगर मीटर में हाइट तो आप मीटर में लिखेंगे, जिसकी 6 मीटर हो गया तो इस तरह से जितना आएगा वो हमारी बेस स्लैब की विड्थ होगी। और बेस स्लैब की जो थिकनेस होती है वो हाइट का 1/10 से लेकर 1/14 होती है। एंड 2 आपको पता है कि 2 भी होती है भाई, उसकी प्रोजेक्शन जो होती है वो 1/3 से लेकर 1/4 बेस विड्थ की होती है। सरचार्ज वॉल जो होती है उसकी इतनी होती है वो।
नेक्स्ट देखिए क्लोज्ड ट्रावर्स सर्वे में क्या होता है कि इंटीरियर एंगल जो होता है वो इतना होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। एक्सटीरियर में क्या होता है 2n+4 इंटू 90 डिग्री। स्पेसिफिक सरफेस जो होता है सीमेंट का वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं बाय प्लेन एयर परमेबिलिटी मेथड के द्वारा। ये आप रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं, नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप के पास बुक्स नहीं है तो आपकी स्टडी भी हो जाएगी। हाई अर्ली स्ट्रेंथ इज अचीव बाय, अगर आपको हाई अर्ली स्ट्रेंथ जो है वो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फाइन ग्रिंडिंग चाहिए आपको, इंक्रीज द लाइम कंटेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, बर्निंग एट हायर टेम्परेचर पे, डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम। ये 4 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी तो आपको हाई अर्ली स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी सीमेंट में। नेक्स्ट देखिए आयरन पिराइट इन ब्रिक्स। आयरन पिराइट, आपको पता है कि आयरन जो होता है वो रेड कलर आपको प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करता है, काउज क्रिस्टलाइज्ड एंड डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग बर्निंग। ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन पिराइड डीकलराइज द ब्रिक। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है तो आप देख सकते हैं। अब ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं तो मिनिमम लेंथ जो होती है वो कितनी होती है। मिनिमम लेंथ फॉर ट्रांजिशन कर्व, प्लेन एंड रोलिंग एरिया जो होता है उसके लिए 2.7 v²/r ये फॉर्मूला है, फाइंड आउट कर सकते हैं। माउंटेन एंड हिली एरिया की बात करेंगे तो v²/r। तो ये मिनिमम लेंथ होती है ट्रांजिशन कर्व के लिए। अब यहाँ पे एक्सपेंशन जो होता है शुड नॉट एक्सीड फॉर सीमेंट के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने एक ग्राफ ही बना के रखा हुआ है आप सभी के लिए कि भाई 5 mm किसका होता है एंड 10 mm किसका होता है। तो देखिए सुपर सल्फेट के लिए 5 mm होता है, हाई एल्यूमिना के लिए भी 5 mm ही होता है एक्सपेंशन। ओपीसी रैपिड हार्डनिंग देखिए लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट एंड पीएससी सीमेंट जो होता है इन सभी के लिए 10 mm का ही एक्सपेंशन होता है। अब ये वाला पॉइंट देखिए प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी जो होती है वो यील्ड मूवमेंट के ग्रेटर देन होती है। मॉइस्चर कंटेंट की अगर आप बात करेंगे डोर में कितना होता है, विंडो के लिए कितना होता है 12 से 20% डोर्स के लिए होता है। कई जगह आपको 8% भी देखने को मिलेगा सिंपल। विंडो के लिए 10 से 16 6। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अभी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक भी हो जाती है कभी कभी। स्टोन यूज फॉर मार्बल के लिए जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन हो गया, तो ये आर्किटेक्चरल वर्क्स इन वॉल्स में आप इसको यूज करते हैं। मार्बल जो होता है ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए यूज करते हैं। ग्रेनाइट जो होता है पियर्स एंड अबटमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ रेक्ट एंगुलर मेंबर 1.5 टाइम ऑफ इट यील्ड स्ट्रेंथ। बेंडिंग स्ट्रेंथ जो होती है रेक्ट एंगुलर मेंबर की वो 1.5 गुना होती है उसके यील्ड स्ट्रेंथ के। ये पॉइंट याद रखिए। अब यहाँ पर ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि भाई शेप फैक्टर जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पर एक मैंने ट्रिक बनाई हुई है IRC। जैसे आई फॉर आई सेक्शन, R फॉर रेक्ट एंगुलर एंड C फॉर सर्कुलर राउंड, ये इनके लिए होता है। डायमंड के लिए ट्रायंगुलर सेक्शन जो होता है 2.34 होता है इसका शेप फैक्टर। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं अभी। अल्टीमेट मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ ए माइल्ड स्टील सेक्शन इक्वल टू प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी। ये एक सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपली हमने बना दिया है। लीस्ट काउंट, इसको लेकर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो लीस्ट काउंट जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि मिनिमम वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट रीड, उसको आप लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि टोटल स्टेशन की अगर आप बात करेंगे तो इसका जो होता है वो लेस देन 1 सेकेंड होता है लीस्ट काउंट। डंपी लेवल जो होता है इसका 5 mm होता है। लेबलिंग स्टाफ जो होता है 5 mm होता है। थ्रीडोलाइट जो होता है उसका 20 सेकेंड का होता है। सर्वेयर कंपास जो होता है 15 मिनट्स का एंड प्रिज्मेटिक कंपास वो 30 मिनट्स का इसका लीस्ट काउंट होता है। तो ये लीस्ट काउंट सारी ही वैल्यू इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट देखिए एगोनिक लाइंस, तो ये जीरो डिक्लाइनेशन, आइसोगोनिक लाइन सेम डिक्लाइनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। प्लेन टेबल सर्वेइंग जो होता है, इसमें क्या आप कंसीडर करते हैं, मीन्स सरफेस का जो एरिया होता है अर्थ का, उसको प्लेन सरफेस कंसिडर करेंगे क्योंकि प्लेन है, एंड स्पोरेटिकल शेप जो होती है उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, एंड सब टेंडर कोड जो होता है वो 7 mm का होता है। ये प्लेन सर्वेइंग में आपको पूछा जा सकता है जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो अब यहाँ पे सर्वेइंग की बात हो रही है तो कुछ छोटे मोटे सर्वेइंग जो होते हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि भाई टोपोग्राफिक सर्वे, इसकी डेफिनेशन तो एग्जाम में वैसे नहीं पूछता है, तो ऐसा पूछ सकता है कि भाई टोपोग्राफिक सर्वे इज यूज्ड फॉर हिली एरिया, वैली, माउंटेन, रिवर के लिए, रोड्स, हाउस के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे जो होता है, कैडेस्ट्रल उसको बाउंड्रीज, लैंड वगैरह के लिए आप इसको यूज करेंगे। इंजीनियरिंग सर्वे जो होता है वो रोड वगैरह में, ब्रिजेस, डैम्स, कैनाल्स, रेलवे, बिल्डिंग, इन सभी में आप इस सर्वे का यूज करते हैं। सिटी सर्वे की बात करेंगे तो टाउन, रोड हो गया, ड्रेनेज हो गया, वाटर सप्लाई एंड सीवेज में इसको आप यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए मेराइन या फिर हाइड्रोग्राफिक, ये सर्वे जो होता है ये लार्ज वाटर बॉडी के लिए यूज करेंगे, और कंस्ट्रक्शन ऑफ सी वर्क के लिए आप यूज करेंगे। शोर लाइन हो गई, वाटर अंडर वाटर फीचर के लिए आप इसको यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट वन जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे है तो आपको पता है कि भाई स्टार वगैरह जो होते हैं, मून्स वगैरह, सन, हेवन की जो बॉडी होती है उन सभी के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किया जाता है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले पॉइंट क्या बोल रहा है कि चेन सर्वे या फिर टेप सर्वे। चेन और टेप जो होती है उससे सिर्फ आप लीनियर मेजरमेंट ही ले सकते हैं, ये आप याद रखिए। इससे आप एंगुलर मेजरमेंट, एंगल वाले मेजरमेंट नहीं ले सकते, सिर्फ लीनियर आप ले सकते हैं। अगले देखिए कंपास सर्वे। कंपास सर्वे जो होता है इससे हॉरिजॉन्टल एंगल आप मेजर कर सकते हैं। थ्रीडुलर सर्वे एंड टेकोमीटर, तो इससे आप एंगल मेजर कर सकते हैं दोनों से, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सेलेनोमीटर जो होता है ये वर्टिकल एंगल को मेजर करता है। पेंटोग्राफ जो होता है ये प्लान जो होता है उसको इन लार्ज बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। गैंट ट्रैकर जो होता है वो डिटर्मिनेशन, ग्रेडियंट को डिटरमाइन करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सेक्सटेंट जो होता है ये मेजर एंगल फ्रॉम बोट। फैथोमीटर जो होता है डेप्थ को मेजर करता है ओशन की, पानी की। एंड सब्सटेंस बार जो होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करता है। प्लेनीमीटर, प्लेनीमीटर आपको पता है कि एरिया को मेजर करता है। पैरेलैक्स बार जो होती है ये डिप्लेसमेंट मेजरमेंट फ्रॉम फोटोग्राफ, इसको मेजर करता है। नेक्स्ट देखिए आरएफ क्या होता है। आरएफ क्या होता है कि मैप की डिस्टेंस एंड ग्राउंड की डिस्टेंस, भाई मैप पे कितनी डिस्टेंस है एंड ग्राउंड पर कितनी डिस्टेंस है उसको आप आरएफ बोलते हैं। नेक्स्ट वन श्रंक स्केल। श्रंक स्केल जो होती है ओरिजिनल स्केल इनटू श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, श्रंक लेंथ कितनी है एंड एक्चुअल लेंथ कितनी है उसको श्रिंकेज लेंथ आप बोलते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर व्हेन लोड इज अप्लाइड। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर जब लोड अप्लाई होता है तो मिनिमम किस में होती है, जो कि पैरेलल टू ग्रेन होता है। मैक्सिमम कितनी होती है, पैरेलल टू ग्रेन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए कि भाई मैक्सिमम वर्केबिलिटी आपको किस में देखने को मिलती है, राउंडेड एग्रीगेट में। एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ किस में देखने को मिलती है, क्यूबिकल एग्रीगेट में। मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको ये देता है क्यूबिकल, लेकिन मिनिमम जो वर्केबिलिटी होती है वो क्यूबिकल में ही आपको देखने को मिलती है। क्यूबिकल एग्रीगेट जो होते हैं उसमें मिनिमम वर्केबिलिटी आपको देखने को मिलती है। एंड इसका आप उल्टा कर लीजिए, मिनिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो राउंडेड एग्रीगेट में ही देखने को मिलती है।
तो ये 4 पॉइंट है, इनको भी आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो हैंड रिटन नोट्स का पार्ट नंबर 2। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। सो आज हम नेक्स्ट आपके लिए हैंड रिटन का पार्ट लेके आए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है वो है मेटाकेओलिन। मेटाकेओलिन जो होता है वो बनता है बाय कैल्सिनेशन ऑफ प्योर और या फिर रिफाइंड केओलिन क्ले जो होती है उससे ये बनता है मेटाकेओलिन। एट द टेम्परेचर कितना होता है 650 से लेकर 850 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। अगर आप मेटाकेओलिन की फाइनेस की बात करें कि फाइनेस जो होता है, फाइननेस जो होता है कितना होता है, ये होता है 700 से लेकर 900 मीटर स्क्वायर पर केजी इतना होता है। इसको आप यूज कर सकते हैं एज ए पोजोलैनिक मटेरियल इन कंक्रीट में आप पोजोलैनिक मटेरियल की तरह इसको आप यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, परमिसिबल लिमिट जो होती है सॉलिड की वो हमारे इस आईएस कोड के अंदर टेस्ट की जाती है। अब कितनी कितनी होती है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। वैसे कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता होगा, लेकिन रिवीजन के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ऑर्गेनिक की अगर आप बात करेंगे 2000 mg पर लीटर होती है। सल्फेट की बात करें 4000 होती है। क्लोराइड में आपके दो केसेस आते हैं। क्लोराइड का एक 500 का आता है जो सिर्फ आरसीसी के लिए आता है, एंड 2000 जो होता है नो स्टील एम्बेडेड, यानी कि पीसीसी का केस आता है यहाँ पर, नो स्टील एम्बेडेड इन कंक्रीट। तो ये चीज़ आप याद रखिए। सस्पेंडेड मैटर की अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए परमिसिबल लिमिट जो होती है वो 2000 होती है। इनऑर्गेनिक के लिए 3000 होती है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ये वैसे इकट्ठा लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिक के लिए कम होती है एंड उसके लिए ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि भाई कौन सा स्टील जो होता है किस आईएस कोड से संबंध रखता है। तो देखिए ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 432 ये माइल्ड स्टील हो गया, मीडियम टेंजाइल स्टील ये इस आईएस कोड में आता है। आपसे HYST बार के बारे में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए। हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक जो होती है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल स्टील जो कि ग्रेड 1 का होता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये जितना भी डाटा है वो हमने आईएस कोड से लिया है। तो आप ऐसा मत सोचिए हमने किसी बुक से उठाया, ये आईएस कोड का डाटा है, तो इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है स्टील की कितनी होती है, 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है स्टील की वो कितनी होती है, हम एज्यूम करते हैं कि मिनिमम ऑफ यील्ड स्ट्रेस बटे 0.2% प्रूफ स्ट्रेस, इतनी हम एज्यूम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है स्टील की। अब स्टोरेज की बात आती है, भाई आईएस कोड से हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारा जो मटेरियल होता है वो स्टोर हम करेंगे, तो इस आईएस कोड में सब कुछ बताया गया है कि भाई उस स्टोर की डिमेंशन कितनी होती है, कहाँ पर बनाना चाहिए, ड्राई होना चाहिए या फिर वेट होना चाहिए। सारी कंडीशनें इस आईएस कोड में आपको मिलेंगी। अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट की अगर हम पे बात करेंगे तो भाई जो लेस देन M10 से होते हैं, M10 भी और M10 से कम होते हैं, वो इन कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। लीन कंक्रीट में यूज करेंगे, सिंपल फाउंडेशन में, तो ये जितनी भी कंडीशन यहाँ पे दी गई है उन कंडीशन में आप M10 से कम का ग्रेड यूज कर सकते हैं, ये आईएस कोड कहता है। अगले पॉइंट देखिए, यहाँ पे फ्लेक्सर स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो हमारे 1516 आईएस कोड में आता है। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे इस आईएस कोड में आता है। तो ये दो चीज़ें जो है वो अलग अलग हैं, अलग अलग आईएस कोड से रिलेट करती है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए। तो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ जो होती है इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, जब आप डिज़ाइनर जो होता है वो चाहता है कि भाई एस्टिमेट करेगा टेंजाइल स्ट्रेंथ फ्रॉम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, तो फॉर्मूला ये आप यूज़ करेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो ये होता है EC 5000 √FCK। ये हमारे नई आईएस कोड के हैं 2000 वाला जो है। तो ये चीज़ स्थापन से जो था 57, ये जो था ये पिछला आईएस कोड था
उसके अकॉर्डिंग ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती थी। टोटल श्रिंकेज की बात करें भाई, श्रिंकेज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमारे इस IS कोड में आता है। इसको आप याद रखिए 1343। किस पर डिपेंड करता है ये? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट क्या है, साइज ऑफ मेंबर कितना है, इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, इन 3 चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करता है टोटल श्रिंकेज जो होता है। एंड इन्फ्लुएंस किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है टोटल श्रिंकेज जो होता है? टोटल वाटर प्रेजेंट इन द कंक्रीट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, कितना पानी प्रेजेंट था जब आप कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं, तो ये इन्फ्लुएंस करता है। लेसर एक्सटेंट बाय सीमेंट कंटेंट, तो इससे भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन जो होता है वो इतना होता है 303, ये टोटल श्रिंकेज होता है कंक्रीट में। क्रीप ऑफ कंक्रीट, इसको आप पढ़ सकते हैं, एज ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करता है, ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग जो होती है इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए कंक्रीट में बी एज्यूम टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, कंक्रीट जो होता है वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होता है। एंड स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट में वो शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ FCK। FCK क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट में 1/3 ऑफ FCK। ये चीज़ आप याद रखिए। एज ऑफ लोडिंग यहाँ पे दी गई है, एज ऑफ लोडिंग जैसे कि 7 दिन, 28 दिन, 1 साल। क्रीप कॉफिशिएंट ये दिया गया है, ये भी आप याद रखिए। अल्टीमेट स्ट्रेन की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, आप देख सकते हैं कि भाई क्या होती है इसकी, पढ़ सकते हैं। अगले कुछ पॉइंट देखिए यहाँ पर, थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? यहाँ पे 4-5 कंडीशन दी गई है। भाई नेचर ऑफ सीमेंट क्या है, कौन सा यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट कैसा है, सीमेंट कंटेंट कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, साइज ऑफ सेक्शन कितना है। एंड उसके हिसाब से यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन जो दिया गया है एग्रीगेट का, वो ये एग्रीगेट है, ये दिया गया है इनका। तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन से भी आपको पता है कि 1-2 बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, लेकिन वो सीमेंट एंड कंक्रीट के ऊपर था। हो सकता है कि आपको एग्रीगेट के ऊपर वैल्यू पूछ ली जाए। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा जो गुड प्लेटफॉर्म होता है, समान वाला जो होता है, तो वो होता है एबव हाइट एबव रेल सेक्शन, रेल सरफेस जो होता है। तो कितनी बोर्ड गेज के लिए कितनी होती है? 107 सेंटीमीटर। मीटर गेज के लिए 69 सेंटीमीटर। नैरो गेज के लिए 61 सेंटीमीटर। एंड मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन टू द ट्रैक एंड एनी अदर स्ट्रक्चर और बिल्डिंग। पैसेंजर प्लेटफॉर्म के लिए ये इसके लिए है, पैसेंजर प्लेटफॉर्म के लिए इतनी दी गई है मीटर गेज, नैरो गेज एंड गुड्स प्लेटफॉर्म के लिए ये मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी गई है। सो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे सेंटर लाइन है हमारी, जो रेलवे का ट्रैक है उसकी सेंटर लाइन है, तो उसके सेंटर लाइन से भाई जो कोई भी स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, तो उसके लिए पैसेंजर प्लेटफॉर्म कितना होना चाहिए? अगर आप ब्रॉड गेज यूज़ कर रहे हैं, मीटर गेज यूज़ कर रहे हैं, नैरो गेज यूज़ कर रहे हैं, या फिर गुड्स जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए कितना होना चाहिए, तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए। अगले कुछ पॉइंट देखिए, पे मटेरियल की सप्लाई यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि ब्रिक्स जो होता है, आपको पता है कि ब्रिक्स जो होती है 1 क्यूबिक मीटर में 500 लगती है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई अगर 10 क्यूबिक मीटर के लिए कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगी, तो आपको पता है कि 10 × 500 तो कितनी हो गई? 5000 हो गई, इतनी लगेंगी। सॉरी, जैसे कि ब्रिक्स की सप्लाई नंबर्स में होती है, आपको पता है। सीमेंट की सप्लाई जो होती है सभी को पता है बैग्स में होती है, 50 kg का बैग होता है, आपको पता है। स्टील क्विंटल में होता है। बिचुमन जो होती है वो टन में की जाती है। लाइम जो अनस्लैकड होता है वो क्विंटल में होता है। सैंड सुर्की हो गया, ब्रिक स्टोन हो गया, ब्लास्ट बजरी या फिर शिंगल हो गया, इन सभी की क्यूबिक मीटर में की जाती है। भाई अगर आप घर बना रहे हैं तो सब जो पेमेंट होती है कि भाई आपने इतनी ब्रिक्स ली है, जैसे कि एक ब्रिक ली है तो एक ब्रिक्स मान के चलो कि आपको 10 रुपए की पड़ रही है, तो आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे जो है 5000 चाहिए, तो कितने पड़ेगा? देखो 5000
50,000 की तो ईंटें ही पड़ जाएगी, आपको ब्रिक्स पड़ जाएगी। तो उस हिसाब से ये नंबर ऑफ यूनिट ये जो होता है, ये भाई पेमेंट करने का तरीका होता है। तो ये चीज़ होती है। वही एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो होता है बहुत ज़्यादा तंग करता है, जो होता है PCU, पैसेंजर कार यूनिट। जैसे कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कार के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कार के लिए तो एक होता है, तो वो होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बस या फिर ट्रक जो होता है उसके लिए 3 होता है ये PCU। हॉर्स ड्रॉन व्हीकल जो होता है 4 होता है। लार्ज ब्लॉक कार्ट जो होता है उसके लिए 8 होता है। साइकिल रिक्शा के लिए 1.5 होता है। कार के लिए तो एक आप सभी को पता है। स्कूटर या फिर साइकिल के लिए 0.5 होता है। अब PCU जो होता है इज द मेजर ऑफ स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर ए व्हीकल। PCU जो होता है एक मेजर करता है स्पेस जो व्हीकल के लिए की जरूरत होती है, उसको आप PCU बोलते हैं। सो अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर। पिछले वीडियो में हमने कपलान टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, पेल्टन टरबाइन के ऊपर क्वेश्चन किए थे कि भाई हेड कितना होता है, डिस्चार्ज कितना होता है, उसको लेकर क्वेश्चन किए थे। यहाँ पर देखिए भाई कपलान टरबाइन जो होती है वो एक एक्सिल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कपलान टरबाइन इज ए रिएक्शन टरबाइन की कौन सी टरबाइन होती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो ये एक एक्सिल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती है। इसमें लो हेड होता है एंड हाई डिस्चार्ज होता है, हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फ्रांसिस टरबाइन की बात करें तो इसमें हेड एंड जो डिस्चार्ज होता है दोनों मीडियम होते हैं इस केसेस में। तो फ्रांसिस टरबाइन जो होती है ये एक, यहाँ पर हमने ये डिस्कस नहीं किया, नंबर ऑफ ब्लेड जो होते हैं वो 4 से 8 होते हैं इसमें कपलान में। फ्रांसिस टरबाइन इनवर फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती है, नंबर ऑफ ब्लेड जो होते हैं 16 से 24 होते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। अब पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई सीमेंट के जो वॉक्स कंपाउंड होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि भाई ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। जब भी पानी आप मिलाएंगे तो ये जो कंपाउंड होता है वो इमीडिएटली रिएक्ट कर देता है, इमीडिएटली रिएक्ट कर देता है। तो इसका जो स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही कम होता है। एंड अगर आप ट्री कैल्शियम सिलिकेट की बात करें, ये एल्यूमिनेट है, ये सिलिकेट है, तो ये हाइड्रेट क्विकली, ये आपको अर्ली स्ट्रेंथ देता है, अर्ली स्ट्रेंथ देगा, अर्ली स्ट्रेंथ ये 7 दिनों वाली स्ट्रेंथ देता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट की बात करेंगे तो ये अप टू 1 ईयर तक कंट्रीब्यूशन इसका रहता है स्ट्रेंथ में, क्योंकि ये आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड की बात करेंगे तो ये इनएक्टिव कंपाउंड होता है, इसका कोई भी योगदान नहीं रहता है उतना। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे कंक्रीट की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यानी कि कंक्रीट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 2 पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक हार्ड कंक्रीट होता है, एक फ्रेश कंक्रीट होता है। तो ये 2 प्रॉपर्टी हो गई। अब क्वेश्चन होता है कि भाई पानी जो होता है हमारे इस साइज कोड में आता है, ये वाला जो है 383, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ब्लैक मार्बल जो होता है आपको जयपुर में देखने को मिलता है, वाइट मार्बल आपको जबलपुर में देखने को मिलता है। चीर एंड दियोजार जो होते हैं एक सॉफ्ट वुड की कैटेगरी में आते हैं। सॉफ्ट वुड जो होते हैं वो कोनिफर ट्री का पार्ट होता है। उसी तरह से साल एंड टीक शीशम जो होते हैं वो हार्ड वुड की कैटेगरी में आते हैं एंड डेसिडुअस ट्री का एक प्रकार होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। सो आज हम हैंड रिटन नोट्स का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है पहले वाली तो आप जाकर देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा हैंड रिटन का नोट्स है वो उसमें क्या कहता है कि भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जब भी आप करेंगे सीमेंट के ऊपर तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन दी होती है, तो वो आपको पता होनी ज़रूरी है। जैसे कि वहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं सीमेंट का, तो क्यूब का जो साइज़ होता है वो ये होता है।
70.6 mm ये साइज़ होता है। जो सरफेस एरिया आप उसके लिए यूज करेंगे वो 5000 mm² होता है। एंड रेशियो की अगर आप बात करेंगे तो 1:3 होता है। अगर सीमेंट के कंटेंट की बात करेंगे तो 185 ग्राम आप सीमेंट लेते हैं। सैंड की बात करेंगे तो 555 ग्राम आप सैंड लेते हैं। वाटर की बात करेंगे तो P/4 ओवर प्लस 3.5 ये हमारे पास वाटर की कंसिस्टेंसी रहती है। एंड कौन से IS कोड से रिलेट करता है, तो ये हमारे पास IS कोड दिया गया पार्ट 6 में। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर सीमेंट था, अगर कंक्रीट होता तो हमारे लिए क्यूब अलग हो जाता है। सो कंक्रीट के लिए 150 mm का क्यूब आप यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है सीमेंट का वो आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसका 2250 होता है, चाहे हमारे पास कोई भी ग्रेड हो, 33 ग्रेड हो या 43 या फिर 53। इन तीनों में से जो भी ग्रेड रहेगा आपका सरफेस एरिया OPC के लिए यही रहेगा। रैपिड हार्डनिंग की बात करेंगे तो 3050 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया रहता है। लो हीट की अगर बात करेंगे तो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इसका रहता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है स्टील में वो भाई कई तरह के होते हैं। जैसे कि हमारे पास शेयर स्ट्रेस होता है। शेयर स्ट्रेस में भी दो केसेस आते हैं, वो एक एवरेज का आता है, दूसरा मैक्सिमम का आता है। तो एवरेज जो रहता है वो 0.4 Fy होता है एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो रहता है वो 0.45 Fy होता है। उसके बाद स्टील में जो स्ट्रेस आता है वो कंप्रेशन के लिए भी आएगा, यानी कि एक्सियल कंप्रेशन या फिर सिंपल कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन के लिए स्टील के लिए भी, इनके टेंशन के लिए भी सेम ही होता है। एंड स्टील में बेंडिंग स्ट्रेस जो आता है वो 0.66 Fy होता है। बेयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 0.75। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर। इफेक्टिव लेंथ जो होती है मेंबर की वो कैंटिलीवर के लिए 2/L, कॉन्टिन्यूस के लिए L/2 एंड 1 एंड फिक्स एंड 1 एंड हिंज्ड तो L/√2। बोथ एंड हिंज्ड उसके लिए L ही होती है इफेक्टिव लेंथ। ये आपकी एक रिवीजन हो रही है। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो देखी है, जितने भी हमने आपको हैंड रिटन्स के नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम वहाँ से ही ले रहे हैं। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, अगर आपको नहीं पता है तो आपकी यहाँ पे स्टडी भी हो जाएगी। तो देखिए पुर्लिन के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है, क्योंकि पुर्लिन से 2-3 क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। एक तो ये डिफ्लेक्शन का हो गया एंड नेक्स्ट बन जो विड्थ एंड डेप्थ जो होती है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। एंड ये जो डिस्टेंस होती है दो पुर्लिन के बीच में, ये तीन चीज़ें जो है ये SSC JEE में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि वेट जो होता है पुर्लिन का वो 8 से लेकर 15 kg/cm² होता है। डिस्टेंस जो होती है बिटवीन टू पुर्लिन वो कितनी होती है, 1.5 से 3 मीटर की डिस्टेंस होती है। डेप्थ की बात करेंगे तो लेंथ/45, विड्थ जो लेंथ/60, बेंडिंग मोमेंट WL/10, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होती है वो कितनी होती है, L/200 होती है। ये डिफ्लेक्शन होती है पुर्लिन में। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे हमारे पास माइल्ड स्टील का केस आता है कि भाई माइल्ड स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है कि यंग मॉडल्स कितना होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये 1400 डिग्री सेल्सियस का होता है। एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ का जो रेशो होता है वो 1.6 होता है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कंफ्यूज करके पूछा गया, और यहाँ पर हमने आपको बेसिक से पूरी जानकारी दी है कि भाई क्या होता है। अब देखिए बबल ट्यूब होती है तो उसकी जो सेंसिटिवनेस होती है वो इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है, कौन सी चीज़ इंक्रीज होगी तो वो बढ़ेगी, कौन सी चीज़ डिक्रीज होगी तो वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। जैसे कि इंटरनल रेशियो जो होता है ट्यूब का वो बढ़ेगा तब बढ़ेगी, डायमीटर जो होता है ट्यूब का वो बढ़ेगा तो भी बढ़ेगी, लेंथ ऑफ द ट्यूब वो बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगी।
अब यहाँ पे कौन सी डिक्रीज होगी, रफनेस जो होती है वॉल की वो डिक्रीज होगी तो ये बढ़ती है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कम होगी तो ये बढ़ती है, सरफेस टेंशन जो होता है ये कम होती है तो ये बढ़ती है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लाइसीमीटर देखिए, लाइसीमीटर जो होता है ये इवेपो ट्रांसपीरेशन जो होता है उसको मेजर करता है। एंड हाइग्रोमीटर जो होता है वाटर वेपर जो होता है एयर में उसको मेजर करता है। एंड लक्स मीटर जो होता है ये इंटेंसिटी ऑफ लिक्विड इन ह्यूमन आई, ह्यूमन की जो आईज होती है उसमें जो लिक्विड की इंटेंसिटी होती है वो उसको मेजर करता है। एटमोमीटर जो होता है एटमो, वो क्या मेजर करता है, इवेपोरेशन जो होता है उसको मेजर करता है ये। तो इंस्ट्रूमेंट आपको पता है कि भाई इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर डिमेंशनलेस पैरामीटर की ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है। ये सभी को पता है कि भाई कौन सी ट्रिक है। आप जिन्होंने हमारी वीडियो देखी है निचोड़ वाली हैंड रिटन्स की तो वो उनको पता होगा कि भाई क्या ट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारे पास एक मैक नंबर होता है, तो ये मैक नंबर है। तो इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स इसका एक डेफिनेशन हो गई। तो जब हमारा मैक नंबर 1 से कम होगा तो वो सब सोनिक फ्लो होगा, मैक नंबर हमारा 1 से ज़्यादा होगा तो सुपर सोनिक फ्लो होगा, या फिर फ्लो जो होता है हमारा 1 से 6 होता है तो सुपर सोनिक फ्लो होता है। मैक नंबर जो होता है हमारा 1 के बराबर होता है तो वो सोनिक फ्लो होता है, मैक नंबर 6 से ज़्यादा होता है तो वो हाइपरसोनिक फ्लो होता है। ये चीज़ 1 से 6 मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कई बुक्स में आपको 1 से 6 भी देखने को मिलेगा, कई एग्ज़ाम है वहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलेगा, तो ये भी आप याद रखिए। फ्राउड नंबर जो होता है यहाँ पर भी 1 से कम के लिए सब क्रिटिकल, सब सोनिक, सब क्रिटिकल, लेस देन। फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन सुपर, सुपर क्रिटिकल, सुपर सोनिक, सुपर क्रिटिकल। फ्राउड नंबर इक्वल टू 1, बराबर है 1, क्रिटिकल, सोनिक। तो ये ट्रिक भी आपकी यहाँ पे बन जाती है भाई, देख लीजिए, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो ये देखिए इस तरह से आपको इजी होता है याद करने के लिए। तो इसलिए हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो थोड़ा सोच समझ के ही हमने तैयार किए हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए, जैसे कि आइसोट्रॉपिक जो होता है उसका 2 होता है इलास्टिक कांस्टेंट, उसके एग्जांपल की बात करें तो स्टील एक एग्जांपल होता है। ऑर्थोट्रॉपिक जो होता है इसके 9 होते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल वुड, प्लाईवुड इसके एग्जाम्पल होते हैं। एनिसोट्रॉपिक के 21 होते हैं, इसके एग्जाम्पल वुड, बायोलॉजिकल टिश्यू जो होते हैं ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं। तो जैसे कि मेलेबिलिटी होती है, मेटल कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट, मेटल जो होती है उसको थिन शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी बोलते हैं। डक्टिलिटी की बात करें तो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कोई मेटल जो होती है उसको आप एक छोटी सी वायर में बदल सकते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, ओरिजिनल डिमेंशन कैन बी रिकवर आफ्टर अनलोडिंग, जब आप लोड डालेंगे तो जो ओरिजिनल डिमेंशन होती है वो वापस आ जाती है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। टफनेस जो होती है, हाउ मच एनर्जी द मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बिफोर इट्स ब्रेकिंग, ब्रेकिंग से पहले कितनी एनर्जी जो होती है कोई स्टोर कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको टफनेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर जो होता है, आपको पता है कि भाई वो कौन से आईएस कोड में आता है, 1343 में आता है। तो इसका जो हाई ग्रेड यूज किया जाता है प्री स्ट्रेस्ड के लिए, जैसे कि प्री के लिए 40 होता है, पोस्ट के लिए 30, M30 M40 ये ग्रेड होता है। वाटर सीमेंट रेशो जो होता है 0.45 होता है। श्रिंकेज क्रैक लेस होता है, क्रीप भी लेस होगा, लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील भी लेस होता है। स्लम्प वैल्यू 75, भाई ये स्लम्प वैल्यू एंड वाटर सीमेंट रेशो एंड ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। वो ग्रेड आईएस कोड जो है वो कौन सा है ये इंपॉर्टेंट होती है, बाकी होता है लेकिन उतना नहीं होता है। अब देखिए पॉइजन रेशियो जो होता है कंक्रीट के लिए आपको पता है कि वही 0.1 से लेकर 0.20 होता है, 0.10 से लेकर 0.20 होता है। तो भाई यहाँ पर देखिए केस हमने आपको बना के दिया, जैसे कि लो स्ट्रेंथ का जो होता है, स्टैंडर्ड या फिर मीडियम स्ट्रेंथ का जो कंक्रीट होता है उसके लिए कितना होता है, हाई स्ट्रेंथ के लिए कितना होता है। तो देखिए हाई स्ट्रेंथ के लिए 0.1 होता है, 0.15 स्टैंडर्ड या फिर मीडियम के लिए
लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पॉइजन रेशो होता है। अब यहाँ पे स्लम्प वैल्यू दी गई है, वही सारी इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही इसको पढ़ सकते हैं। बाकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। रेन वाटर पाइप जो होता है, रनिंग मीटर होता है इसका। एसी शर्ट रूफिंग जो होती है, मीटर स्क्वायर, इसके लिए विलीन कंक्रीट के लिए। स्टील ट्रसेस, वुड ट्रसेस नंबर में होता है। रॉक की एक्सकवेशन जो होती है वो क्यूबिक मीटर में होती है। आयरन ग्रिल जो होती है वो क्विंटल में इसकी मेजरमेंट होती है। सो फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड हमारे हैंड रिटन्स के कुछ पॉइंट्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डी फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम गुरु जी। सो आज हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। यहाँ पर हमारा निचोड़ वाला ही रहेगा सिस्टम। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हॉट वेदरिंग जो कंक्रीटिंग होती है उसके बारे में बताया गया, और कोल्ड वेदर जो कंक्रीटिंग होती है। आपको पता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या एक्चुअल में होता है। तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए, quality of freshly mixed or hardened concrete by accelerating the rate of moisture loss and rate of cement hydration। इसके मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर ये है कि भाई इसका जो टेम्परेचर रहता है वो 35 डिग्री से ज़्यादा रहता है। हॉट वेदर की जो कंक्रीटिंग होती है इसमें हाई कंक्रीट टेम्परेचर रहता है, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है, देखिए कितनी लो है, एंड हाई विंड स्पीड रहती है। यहाँ पर इसकी अगर आप बात करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है। इसके कुछ मेन जो प्रॉब्लम आती है वो देखिए, जैसे कंक्रीट कैन फ्रीज बिफोर इट गेन स्ट्रेंथ विच ब्रेक्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखिए फ्रीज हो जाता है यूज करने से पहले, इनके स्ट्रेंथ गेन करने से पहले, जिससे हमारी जो मैट्रिक्स होता है वो टूट जाता है। एंड यहाँ पे देखिए कंक्रीट सेट मोर स्लोली, बहुत ही धीरे से सेट होता है। व्हेन इट कोल्ड वेरी स्लो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस द हाइड्रेशन रिएक्शन बेसिकली स्टॉप एंड कंक्रीट डज नॉट गेन स्ट्रेंथ। अगर 4 से नीचे कम हो जाएगा तो हाइड्रेशन रिएक्शन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, कंक्रीट जो होता है उससे स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेन जो होते हैं यहाँ से क्वेश्चन जो है 1-2 बार पूछा गया है कि भाई हॉट वेदर जो इफेक्ट होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कंक्रीट के ऊपर। तो इससे क्या पड़ता है कि इंक्रीज वाटर डिमांड फॉर रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी के लिए, रैपिड इवेपोरेशन हो जाता है मिक्सिंग वाटर का, रैपिड स्लम्प भी लॉसेस हो जाता है, प्लास्टिक श्रिंकेज जो होता है वो बढ़ जाता है, डिफिकल्टी इन कंट्रोल ऑफ इन ट्रेन एयर जो होती है उस पर कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल कोल्ड जॉइंट। एंड कोल्ड वेदर की अगर आप बात करेंगे तो लो कंक्रीट स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, परमेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, कोल्ड जॉइंट्स फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे जो होता है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई इसकी डेफिनेशन ही आज तक पूछी गई है, लेकिन थोड़े बहुत पॉइंट्स और भी मैं आपको बताऊंगा। ब्लीडिंग जो होती है समटाइम्स रेफर टू वाटर गेन, इसका एक और नाम है वाटर गेन, इसको आप कभी कभी बोलते हैं कि वाटर गेन्स के नाम से। तो इट इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ही फॉर्म है विच सम ऑफ द वाटर फ्रॉम द कंक्रीट कम आउट ऑफ द सरफेस, the concrete being of the lowest specific gravity among all the ingredient of concrete। लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी। ब्लीडिंग इज, देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिलता है, हाईली वेट मिक्स देखने को मिलता है, बैडली प्रोपोर्शन जो होता है वो देखने को मिलता है, इनसफिशिएंटली मिक्स कंक्रीट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भाई ब्लीडिंग में आपको जो एडमिक्सचर होता है वो कौन सा यूज करते हैं। देखिए पैराफिन वैक्स इज एन एडमिक्सचर, पैराफिन वैक्स जो होता है एक एडमिक्सचर होता है दैट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। ब्लीडिंग को चेक करने के लिए एक पैराफिन वैक्स नाम का एडमिक्सचर होता है वो यूज किया जाता है ताकि आप ब्लीडिंग जो होती है कंक्रीट की उसको चेक कर सके। अब यहाँ पे देखिए भाई प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर जो होता है वो क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो भाई प्लास्टिसाइजर क्या होता है, देखिए यहाँ पर
कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, सब पढ़ सकते हैं आप कि क्या क्या होता है। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं मेन एग्जाम्पल होते हैं कि भाई इसके एग्जाम्पल से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि प्लास्टिसाइजर आर मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which permit the reduction in water cement ratio at the same workability or ensure higher workability at the same water cement ratio। वाटर सीमेंट रेशियो में कमी को ये परमिट करता है एंड इंश्योर हायर वर्केबिलिटी एट द सेम वाटर सीमेंट रेशियो। तो ये एक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का मिक्सचर होता है सब्सटेंसेस का, तो ये आपको पता होना जरूरी है। अगला देखिए सुपर प्लास्टिसाइजर। सुपर प्लास्टिसाइजर जो होता है इज द सेम एट दैट ऑफ प्लास्टिसाइज, प्लास्टिसाइजर की तरह ही होता है। तो ऑफ देयर एक्शन बट इन द केमिकल रिएक्शन दे आर डिफरेंट, केमिकल रिएक्शन में ये अलग होता है। इसके भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। रिटार्डर क्या होता है? रिटार्डर आर एडमिक्सचर दैट स्लो डाउन, केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको स्लो डाउन कर देता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। स्टार्च, शुगर, सेलुलोज इसके एग्जाम्पल होते हैं। एंड लास्ट वन एक्सलेटर। सो एक्सलेटर भी देख सकते हैं आप। दीज आर एडमिक्सचर विच इंक्रीज द रेट ऑफ गेन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। इंक्रीज द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ जो होते हैं कंक्रीट की, उसको बढ़ाने के लिए एक्सलेटर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। अब लास्ट वन यहाँ पे एयर इन ट्रेनिंग एजेंट जो होते हैं वो दिए गए हैं कि भाई क्या करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने चाहिए और अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम, जैसे कि फैट लाइम हो गया। फैट लाइम जो जब इसमें पानी मिलाएंगे तो इसकी वॉल्यूम जो होती है बढ़ जाती है, 2 से 2.5% बढ़ जाती है, इसलिए इसको फैट लाइम के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है प्योर लाइम हो गया, रिच लाइम हो गया, हाई कैल्शियम लाइम हो गया, क्योंकि इसमें 95% क्या होता है, कैल्शियम होता है। एंड इट हैज़ मोर देन 90%, 95% प्योरिटी होती है। इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, स्लो सेटिंग, हाई प्लास्टिसिटी, सोलुबल इन वाटर, पानी में घुलनशील होता है, बायोगोरस स्लैकिंग, परफेक्टली वाइट कलर। इसकी एप्लीकेशन देखिए, वाइट वॉशिंग के लिए, हम प्लास्टिक के लिए ये यूज होता है। कहाँ से मिलता है? शी सेल से आपको ये देखने को मिलता है। हाइड्रोलिक लाइम देखिए, हाइड्रोलिक लाइम इट इज आल्सो नाइड वाटर लाइम, वाटर लाइम के नाम से भी जाना जाता है। इट इज कैपेबल ऑफ सेटिंग इन वाटर, पानी में सेट हो जाता है, एंड डैम्प कंडीशन जो होती है वहाँ पर भी सेट हो जाता है। इट हैज़ 70 to 90% प्योरिटीज होती है। प्रॉपर्टीज देखिए, पानी में नहीं घुलेगा भाई, लो प्लास्टिसिटी होती है, लेस स्लैकिंग होती है, ऑफ वाटर कलर होता है, हाई हाइड्रोलिसिटी होती है। ब्रिक मैसनरी और स्टोन मैसनरी में इसको यूज किया था, कंकड़ से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं हाइड्रोलिक लाइम जो होता है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए पोर लाइम। पोर लाइम जो होता है इम्प्योर और लीन लाइम, लाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है। 70 से कम इसकी इम्प्योरिटीज होती है। प्रॉपर्टी मडी कलर होता है। एप्लीकेशन यूज इन ब्रिक वर्क अराउंड फाउंडेशन में इसको आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ देखिए कि रॉ मटेरियल दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड सैंड, लाइम, चौक, सोडा और पोटाशियम विच आर ह्यूज ओवर 1100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर रॉ मटेरियल दिए गए हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये पढ़ सकते हैं आप। बाकी देखिए यहाँ पे क्रैकिंग इन फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड उसका क्या कारण होता है। क्रैकिंग देखिए 3 तरह की क्रैकिंग होती है, शेयर क्रैकिंग, लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग, रिफ्लेक्टिंग क्रैकिंग। तो देखिए यहाँ पे उसके काउजेज भी दिए गए हैं कि भाई किस कारण से आती है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आईएस कोड दिए गए हैं कि भाई कौन सा आईएस कोड किससे रिलेट करता है। जैसे कि हमारा या पता है भाई पीसीसी एंड आरसीसी से रिलेट करता है। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से 800 जो होता है ये अर्थक्वेक से रिलेट करता है। एंड ये लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर से 3370 आईएस कोड रिलेट करता है। बाकी अगला हमें पता है कि भाई ओपीसी 36 ग्रेड से यूज होता है। एंड ये वाला जो होता है एग्रीगेट से, चाहे कोर्स हो चाहे फाइन हो। एंड ये जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है टेस्ट के बारे में आपको बताता है। एंड ये कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के बारे में आपको जानकारी देगा
एंड ये जो होता है डिज़ाइन लोड के बारे में आपको जानकारी देगा। अब यहाँ पे सीमेंट के बारे में प्रॉपर्टीज़ कुछ पैरामीटर दिए गए हैं, वो देख लीजिए। जैसे कि बल्क डेंसिटी कितनी होती है, ये होती है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। एग्जाम में सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एग्जाम में पूछी गई है, वेट भी एक दो बार पूछा गया है, उसकी वॉल्यूम भी पूछी गई है भाई। वॉल्यूम जो होती है ये वॉल्यूम होती है ये। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इन 1 क्यूबिक मीटर में अप्रोक्सीमेट 30 बैग्स जो हैं वो आते हैं। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार इज 30% मोर देन वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आउट टर्न देखिए कि भाई एक आदमी जो होता है, या चाहे मशीन हो चाहे लेबर हो, एक दिन में कितना काम करेगा यहाँ पर ये बताया गया है। जैसे कि ब्रिक वर्किंग लाइम सीमेंट मोटार इन फाउंडेशन प्लिंथ में इतना काम करेगा एक दिन में। ऐसे ही लाइम सीमेंट सुपर स्ट्रक्चर में, ये फाउंडेशन में था, प्लिंथ में था, ये सुपर स्ट्रक्चर यानी कि उसके ऊपर, प्लिंथ के ऊपर, तो 1 क्यूबिक मीटर ही काम हो सकता है। अब ब्रिक वर्क इन मड मोटार इन फाउंडेशन प्लिंथ में 1.5 क्यूबिक मीटर काम होगा। वही ब्रिक वर्क इन मड मोटार सुपर स्ट्रक्चर में 25 क्यूबिक मीटर काम होगा। अब ब्रिक इन सीमेंट या फिर लाइम मोटार में आर्क जो होती है उसमें, तो वो 0.55 क्यूबिक मीटर ही काम होगा। अब यहाँ पे चेंज कर दे कि जैक आर्क जो होती है उसमें भी 0.55 ही होगा। अगर हाफ ब्रिक वॉल है पार्टीशन के लिए तो 5 स्क्वायर मीटर काम करेगा एक मैशन जो होता है। कोर्स रबर स्टोन मैसनरी लाइम सीमेंट मोटार इंक्लूडिंग ड्रेसिंग को शामिल करके वो 0.80 क्यूबिक मीटर काम करेगा। रैंडम रबर स्टोन मैसनरी लाइम सीमेंट मोटार के साथ 1 क्यूबिक मीटर ही काम करेगा। एशलर देखिए 0.40, स्टोन आर्क वर्क 0.40 क्यूबिक मीटर, लाइम सीमेंट इन फाउंडेशन या फिर फाउंडेशन फ्लोर में 8.5 क्यूबिक मीटर काम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड कुछ पॉइंट। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सो आज हम नेक्स्ट जो है हैंड रिटन्स का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है ग्रेविटी डैम के ऊपर। भाई ग्रेविटी डैम से आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्रेविटी डैम का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो 2 से 3 होता है। कई जगह आपको 2, सिंपली 2 भी देखने को मिलेगा। एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर आप बात करें तो वो होती है 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 500 किलो न्यूटन होती है मीटर स्क्वायर में टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है। स्लाइडिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर आप बात करें तो वो 1 से ज़्यादा होता है। शियर फ्रिक्शन फैक्टर की अगर आप बात करेंगे 3 से 5 शियर फ्रिक्शन फैक्टर होता है। ये 4-5 पॉइंट जितने भी हैं वो सारे याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है आपको, और पूछा गया है कई बार और पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि भाई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे देखिए 4-5 चीज़ें लिखी हुई हैं, वो बढ़ेगा घटेगा उस पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा भाई। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी जो होती है गैसेस की वो भी बढ़ती है। एंड विस्कोसिटी जो होती है लिक्विड की वो कम होती है, वह गाढ़ापन कम होता है, लेकिन गैस का जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारी सेंसिटिविटी जो होती है बबल ट्यूब की वो कम हो जाती है भाई। ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं, विस्कोसिटी एंड सेंसिटिविटी जो होती है उसको लेकर। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखिए। बाकी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर का सरफेस टेंशन भी कम होता है, सरफेस टेंशन भी कम होगा। अब मैंने यहाँ पर आपको एक पीछे वीडियो प्रोवाइड की थी, उसमें मैंने आपको टेम्परेचर बढ़ने के साथ सेंसिटिविटी जो होती है उसके बारे में पूरी जानकारी दी है कि भाई ये कैसे बढ़ती है कैसे कम होती है, क्या बढ़ेगा तो बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा तो वो कम होगी। तो वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो ऐसी ही होती है, तो आप जाकर उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ साइन दिए गए हैं कि भाई कौन सा साइन है। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि उसकी शेप भी पूछी जाती है, तो शेप के बारे में भी मैंने आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड की है।
आप हमारे चैनल को पूरी तरह से देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एचपी का जो निचोड़ वाला पार्ट है उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने आपको हैंड के हाथों से लिखे हुए तो नहीं, लेकिन पूरी पीडीएफ फाइल के रूप में वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो देखिए रेगुलेटरी साइन और मैंडेटरी साइन एक ही है भाई। रेगुलेटरी साइन को आप मैंडेटरी साइन भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर अंदर कौन कौन सा आता है? स्टॉप साइन भी रेगुलेटरी साइन आता है, गिव अवे साइन भी होता है, प्रोहिबिटरी साइन भी आता है, नो पार्किंग साइन भी, नो स्टॉपिंग, स्पीड लिमिट साइन होता है, व्हीकल कंट्रोल साइन जो होता है वो भी रेगुलेटरी में आता है, रिस्ट्रिक्शन साइन जो होता है वो भी आता है, एंड कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन, ये सारे जो होते हैं वो किस में आता है? मैंडेटरी यानी कि रेगुलेटरी साइन की कैटेगरी में आते हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए भाई, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो जो है किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी जो आपको ऐसे डिटेल में आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए वार्निंग और काउशनरी साइन, यानी कि वार्निंग साइन जो होता है उसका एक और नाम है वो है काउशनरी साइन। बेंड्स हो गया, डिप हो गया, रोड जंक्शन हो गया, स्कूल, लेवल क्रॉसिंग, नैरो ब्रिज, यू टर्न, क्रॉस रोड, ये सारी क्या आती हैं? काउशनरी या फिर वार्निंग साइन में ही आते हैं। तो याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब सी यू यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए कितना होता है? 1 से 5 होता है। पुअरली ग्रेडेड सॉइल के लिए 5 से 15 होता है। वेल ग्रेडेड के लिए 15 से ज़्यादा होता है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखिए, पुअरली यहाँ पे पुअर पुअर ग्रेडेड सॉइल लेस देन 1, यहाँ पर 5 से 15। सीसी वेल ग्रेडेड के लिए, वेल ग्रेडेड के लिए 15 से ज़्यादा, यहाँ पर 1 से 3। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए भाई, सीसी और सीयू में फ़र्क होता है। ये देखिए सीयू कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सीसी कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फॉर सॉइल सैंड के लिए 6 से ज़्यादा होता है, ग्रेवल के लिए 4 से ज़्यादा होता है। तो ये दोनों भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एंड पुअर एंड वेल से भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीआरओ का सेटअप जो है वो 1930 में हुआ था, आईआरसी 1934 में, सीआरआरआई जो है 51 में, एंड 1960 में बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम ग्रेडियंट जो होता है कंक्रीट ड्रेन के लिए 1/500, ब्रिक ड्रेन के लिए 1/200, अर्थ ड्रेन के लिए 1/100 होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो अगले पॉइंट देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए कि थ्रोट थिकनेस ऑफ फिल्ड बेल्ट। थ्रोट थिकनेस जो होती है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या होता है ये आप पढ़ लीजिए। थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू के इंटू साइज ऑफ वेल्थ, के इंटू साइज ऑफ वेल्थ। अब यहाँ पे के की वैल्यू को पता होनी चाहिए, क्योंकि के की वैल्यू से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो अगर आपका एंगल जो होता है फ्यूजन फेज के बिटवीन, फ्यूजन फेज जो होता है उसके बिटवीन में वो इतना रहेगा, तो के की वैल्यू ये हमारे 800 आईएस कोड ने स्पेसिफाई की गई है कि भाई फ्यूजन फेज का एंगल इतना होगा तो इतनी के की वैल्यू होगी। तो थ्रोट थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए वो के की वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर आपको यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी ज़रूरी है। एग्ज़ाम में सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर आपका एंगल बिटवीन फ्यूजन फेज का 113 से लेकर 120 है तो फ्यूजन फेज की के की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 60 से 90, 7, 91 से 100, 65, देखिए ये सारी वैल्यू आप याद रखिए, पॉइंट 50 तक है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए। अब उसके बाद परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है वेल्ड में, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस की अगर आप बात करें वो 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। एक्सियल कंप्रेशन की बात करेंगे तो वो भी 150 होता है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेंगे तो 165 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा। एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो 108 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आप यहाँ पे देखिए हमारे पास थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में बताया गया कि उसकी शेप क्या होती है। एग्ज़ाम में ये रिसेंटली क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो ये हमें यहाँ पर इस तरह से देना पड़ा, तो हैंड रिटन जल्दी जल्दी में बना नहीं सके इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे ब्रिटल मटेरियल के लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए, तो थ्योरी ऑफ फेलियर में यहाँ पे देखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ये
किससे रिलेट करती है? ब्रिटल मेटेरियल के लिए होती है। तो ये किसकी थ्योरी है? रैनकाइंड्स की थ्योरी है। इसकी शेप क्या होती है? स्क्वायर शेप होती है। उसके बाद मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ये किसकी है? सेंट बेनेंट्स थ्योरी है। ये रोम्बस की शेप का होता है। एंड टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो होती है वो हेग्स थ्योरी है। एंड लाइब्स इसकी शेप होती है। तो ये तीन जो थ्योरी दी गई है ये ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होती है। अब डक्टाइल मटेरियल के लिए जो एप्लीकेबल होती है वो दो ही होती है। जैसे कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी जो होती है वो गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी है। तो इसकी जो शेप होती है वो हेक्सागोनल होती है। एंड मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जो होती है वो बोन माइसिस एंड हेनेस की थ्योरी है। तो ये एलाइप्स इसकी शेप होती है। इन दोनों की एलाइप्स ही होती है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसको लेकर क्वेश्चन जो है अभी हाल ही में पूछा गया, तो हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसको लेकर क्वेश्चन जो है पूछा जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।